चले बच्चों, इस टॉपिक में अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में। जनरली फ्लक्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। देखो, किसी भी सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई कॉस थीटा। इसमें जो थीटा होता है इट इज अ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। जो थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन ऑलवेज सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक और फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। हम जानते हैं ना गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखिए, यदि क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो फ्लक्स का वैल्यू आपको इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। बट यदि चार्ज दिया जा रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू बच्चों इससे फाइंड आउट करना। ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी क्वेश्चन में मिले तो फ्लक्स के लिहाज से स्टार्ट करें। चार्ज का वैल्यू यदि क्वेश्चन में आपको मिल रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू से फाइंड आउट करना है। सिंपल है। तो चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड T is equal to 4i cap plus 3j cap plus 8k cap. If surface is lying in xy plane then find the flux related to it. क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चों। एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, जिसका एरिया गिवन है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सरफेस को रखा भी गिवन है। फ्लक्स से फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो फ्लक्स का वैल्यू हम ई डॉट ए से फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें सरफेस का जो एरिया उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जो सरफेस है उसका एरिया गिवन है 10 मीटर स्क्वायर। अब डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेंगे ना, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। अब सरफेस अब एक्स वाई प्लेन में है तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है बच्चों एक्स वाई के परपेंडिकुलर यानी कि जेड के एलोंग आ जाएगा। होगा सिंपल है। जब सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन होगा एलोंग टू जेड और जेड के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, के कैप। तो एरिया वेक्टर हो गया 10 के कैप। इसके बाद तो ई डॉट ए से हम फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट किया केवल इन दोनों का होगा। इन दोनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया गिवन है ए। ये सरफेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई गिवन है। ये एंगल बच्चों यहाँ पर थीटा है। हमें इसी सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और अभी चुका है नेट के एग्जाम में। नहीं, आप सोचो का आंसर क्या होगा। सिंपल है, आप सोच रहे होंगे एरिया गिवन है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा, तो फ्लक्स का वैल्यू जाएगा ई कोस थीटा। ये गलत आंसर है क्योंकि इसमें ये जो एंगल होता है ना फ्लक्स के फॉर्मूले में, ये होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल दिया है और जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के बोलो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल बोलो कितना बनेगा, 90 का बनेगा ना, क्योंकि ये एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो एंगल 90 है और cos 90 का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों इस गिवन सरफेस का जो फ्लक्स होगा ना वो 0। और वैसे भी देखिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस के पैरेलल होती है ना तो उस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में इसी वैरायटी के क्वेश्चन फ्लक्स से जनरली आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बच्चों दो सरफेस हैं, ये S1 ये S2, दोनों का रेडियस भी दिया R एंड 2R। यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक Q चार्ज रख दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि S1 का जो फ्लक्स है वो फाई हो। S1 सरफेस के लिए फ्लक्स फाई है तो S2 सरफेस के लिए बोलो फ्लक्स सोचो क्या होगा। ऑब्वियसली फ्लक्स का वैल्यू फाई आएगा। जब इसका फाई है तो इसका भी जो फ्लक्स होगा वो फाई होगा। नहीं, कुछ बच्चों को लगता है कि तो आंसर ही गलत है क्योंकि उनको लगता है कि एरिया अलग अलग है
और जब एरिया अलग अलग तो उनको इस फॉर्मूले से लगता है कि एरिया अलग अलग तो फ्लक्स भी आएगा अलग अलग। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब भी चार्ज आपको दिया जाए, जब भी क्वेश्चन में चार्ज दिया जाए तो फ्लक्स के लिए कभी भी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। फ्लक्स के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसको अप्लाई किया तो उनसे गलत मिलेगा। तो बेटर है कि आप इसी को अप्लाई करें, चार्ज इनसाइड द सरफेस अपन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो सिंपल है, इस सरफेस के अंदर और इस सरफेस के अंदर चार्ज का वैल्यू सेम आ रहा है। और वैसे भी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो उस क्लोज्ड सरफेस के शेप और साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स होता है उसके इनसाइड में जो चार्ज होते हैं उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, बट सरफेस के एरिया पर उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर H2 का जो फ्लक्स होगा ना बच्चों, वो फाई के ही इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें दो अलग अलग सरफेस हैं, चार्ज रखे गए Q1 माइनस Q2 Q3 और यहाँ पर Q4 है। बच्चों हमें इन दोनों सरफेस के तो फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और जब भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना हो बच्चों तो बस उसके अंदर कितना चार्ज है वही चार्ज आपको देखना है। बस चार्ज को देखो ना, आंसर डायरेक्ट आएगा। जैसे हमें इस वाली सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो इसका फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए केवल हम इसके अंदर वाला चार्ज ही लेंगे, बाहर वाला नहीं लेते, क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो फ्लक्स होगा, इसके फ्लक्स के लिए चार्ज ये दोनों आ जाएंगे ना, ये दोनों चार्ज इसके अंदर आ रहे हैं। तो S1 का मैं फ्लक्स यहाँ पर लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऐसे कैसे हम बच्चों इसमें H2 सरफेस का भी फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं ना। अब H2 के लिए जब फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो H2 के लिए अंदर कितना चार्ज आ रहा है, Q3 माइनस Q2, टोटल चार्ज H2 के अंदर Q3 माइनस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दिया। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी चार्ज गिवन हो तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करें, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, जो क्लोज्ड सरफेस उसके अंदर टोटल कितना चार्ज इसको देखें अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फ्लक्स को फाइंड आउट करें। कभी भी उसके एरिया को आपको कंसीडर नहीं करना, जब भी चार्ज दिया जाए तो फ्लक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्लक्स में। यहाँ पर S1 S2 दो सरफेस गिवन है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ। इस क्वेश्चन में जो S1 इसका फ्लक्स फाई गिवन है, तो हमें S2 का फ्लक्स यहाँ पर फाइंड आउट करना या चेक करना है। तो देखिए बच्चों अगेन यहाँ पर इन दोनों सरफेस के एरिया तो अलग अलग है, बट इन दोनों का फ्लक्स यहाँ पर सेम आएगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेगी ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब एक बात तो इसमें क्लियर है बच्चों कि जितनी फील्ड लाइन इस S1 से क्रॉस करके जा रही है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन H2 से भी क्रॉस करके जाएगी। तो दोनों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस करी है वो सेम है, और जब सेम नंबर में फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रही है इसमें दोनों के फ्लक्स यहाँ पर सेम हो गए। तो जब इसमें S1 के लिए फ्लक्स यहाँ पर फाई है तो जो H2 है बच्चों उसका भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका लेंथ L गिवन है। इस सिलेंडर से एक वायर हमने पास किया है। इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों लेमडा, तो लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो बच्चों हमें इसी सिलेंडर के लिए फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा क्योंकि वायर पास हुआ है, और वायर का जब लेमडा गिवन है यानी कि वायर में चार्ज है, तो इसके अंदर चार्ज होगा बच्चों। बट कितना चार्ज सिलेंडर के अंदर है ये नहीं दिया है। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा वायर का उसको चेक करना पड़ेगा। तो देखें ना कि वायर का इतना लेंथ, ये वाला जो लेंथ है वायर का इसके अंदर है, तो हमें इसी लेंथ का तो चार्ज फाइंड आउट करना। जब भी कोई वायर सरफेस से पास हो उस सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वायर का कितना लेंथ उस सरफेस के अंदर लाई कर रहा, उस लेंथ का चार्ज आपको फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्लियर है कि ये जो L लेंथ वायर का इसके अंदर है, और जब वायर का L लेंथ इसके अंदर है तो इस L लेंथ का चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा, लेमडा L, क्योंकि लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ में लेमडा, तो जो L लेंथ उसका चार्ज लेमडा L।
तो चार्ज इनसाइड द सरफेस लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दिया, फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी वैरायटी का है, हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस आर दिया है, इस सरफेस से एक वायर हमने ऐसे पास किया है, इस वायर का सेंटर से परपेंडिकुलर, ये वाला जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, वो एक्स है। तो हमें इस सरफेस का फ्लक्स बच्चों इसमें फाइंड करना है। अब एक ये तो क्लियर है कि जब वायर पास हुआ है तो इस सरफेस के अंदर चार्ज होगा, कितना चार्ज इसको फाइंड आउट करना है। अब जब सरफेस के अंदर का चार्ज फाइंड आउट करना तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वायर का कितना लेंथ इस सरफेस के अंदर आया। तो देखिए बच्चों ये जो लेंथ है ना, इतना लेंथ इसके अंदर है। अब ये लेंथ इसमें डायरेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट क्लियर हो चुका था, ये लेंथ इसके अंदर है, बट यहाँ पर ये लेंथ डायरेक्ट क्लियर नहीं। हाँ यदि वायर इसके सेंटर से पास होता तो सोचो कितना लेंथ अंदर होता, 2r के इक्वल होता ना, क्योंकि जो डायमीटर है वो 2r होगा। तो वायर का जो लेंथ अंदर होता वो 2r बटे सेंटर से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ, तो ये वाला लेंथ पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये लेंथ कैसे आएगा, जैसे ये वाला जो लेंथ इसको मैं l मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना इसको मैंने l मान लिया, तो पहले मैं l को फाइंड आउट करूंगा। अब l का वैल्यू कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, क्योंकि 90 का एंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये तो r हो जाएगा। तो जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये पता तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, ये जो लेंथ मिल जाएगी ना, तो l इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो l का वैल्यू आ गया। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस जब फाइंड आउट करेंगे यूनिट लेंथ में लैम्डा है। अब जो वायर का जो टोटल लेंथ इसके अंदर होगा वो 2l, क्योंकि ये वाला l है और ये वाला भी l होगा। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस लैम्डा इंटू 2l, l का वैल्यू रख दिया तो चार्ज इनसाइड द सरफेस आ गया। उसके बाद फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये वाला जो टॉप पार्ट है ना, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, हमें इसे सिलेंडर का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जो चार्ज है ना वो सरफेस के अंदर नहीं है, ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम फ्लक्स की बात कर नहीं सकते। ओके, जब हम गॉस थ्योरम से फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो जो चार्ज हमें दिया जाता है वो चार्ज क्लोज सरफेस, जो भी सरफेस है उसके द्वारा एनक्लोज होना जरूरी है, बट ये चार्ज अभी एनक्लोज नहीं हो रहा, ये तो ओपन है। तो इस चार्ज को पहले हमें एनक्लोज करना पड़ेगा, यानी कि ढकना पड़ेगा, और ढकने के लिए एक आइडेंटिकल सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया जाता है। इस तरह से एक आइडेंटिकल सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया, तो दोनों सिलेंडर से अभी एनक्लोज हो चुका है। तो जो फ्लक्स मिलेगा ना वो मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये तो इस पूरी ज्योमेट्री का फ्लक्स है ना, हमें तो केवल इस वाले का फाइंड आउट करना है। तो ये जो फ्लक्स है वो दोनों सिलेंडर में इक्वली डिवाइड होगा, तो जो सिलेंडर हमें दिया था बच्चों उसका फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये तो कॉन्सेप्ट हम क्यूब में फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो जो क्यूब वाला क्वेश्चन है बच्चों उसका रिजल्ट तो आपको लर्न करना है, और इम्पोर्टेंट भी कितनी बार उस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो जो क्यूब वाला क्वेश्चन उसके रिजल्ट मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। एक क्यूबिकल सरफेस है बच्चों, इस क्यूबिकल सरफेस में एक चार्ज को मैं डिफरेंट पोजीशन पर रखूंगा। ये फर्स्ट पोजीशन मेन सेंटर है, ये सेकंड पोजीशन बच्चों इसमें फेस सेंटर है, थर्ड पोजीशन ये साइड सेंटर है, और जो फोर्थ है ना बच्चों ये कॉर्नर है। तो जब चार्ज सेंटर पर होता है तो जो फ्लक्स होगा, याद है आपको रिजल्ट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब चार्ज अंदर आ गया तो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम 2 पर रखेंगे यानी कि फेस सेंटर पर, तो फ्लक्स का वैल्यू याद होना चाहिए Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हम साइड सेंटर पर रखते हैं ना तो फ्लक्स का वैल्यू मिलता है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। जब हम कॉर्नर पर रखेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये रिजल्ट एज इट इज आपको लर्न करना है,
क्वेश्चन में डायरेक्ट इनको अप्लाई करें आप। अब इसमें बच्चों यदि आपसे बोला जाए कि जैसे एक चार्ज है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अब यदि आपसे बोला जाए कि क्यूब में जो 6 सरफेस होते हैं ना, किसी एक सरफेस का इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड आउट करें। जैसे हमें इस सरफेस का, ये जो स्क्वायर सरफेस है, इसका फ्लक्स फाइंड आउट करना। अब ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये तो बच्चों इस क्यूब का टोटल फ्लक्स होता है, ये तो टोटल फ्लक्स है। अब हमें तो केवल एक सरफेस का फाइंड आउट करना है ना। अब क्यूब में हम जानते हैं कि 6 सरफेस होती है, तो जब ये चार्ज सेंटर पर है तो जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स होगा ना, वो 6 सरफेस में बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक सरफेस का जो फ्लक्स है बच्चों, वो कितना मिलेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। तो ये ध्यान रखना है कि जब चार्ज क्यूब के सेंटर पर हो, क्यूब का टोटल फ्लक्स तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन क्यूब में एक सरफेस का फ्लक्स Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि गलत आंसर आप से टिक हो जाए। तो एक सरफेस के लिए क्वेश्चन हो तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और यदि टोटल फ्लक्स का क्वेश्चन है क्यूब में और चार्ज सेंटर पे, तो आंसर जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे से रिलेटेड तो वो एक क्वेश्चन बनता है ना बच्चों, जिसमें एक स्क्वायर सरफेस होता है, ये बच्चों एक स्क्वायर सरफेस है, इसका ये वाला साइड बच्चों यहाँ पर A है, इसके सेंटर्स हैं परपेंडिकुलर a/2 डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज को रख दिया Q को। हमें इस स्क्वायर सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो आंसर बच्चों इसका क्या होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये वही है जब हम क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखते हैं ना, तो एक सरफेस का जो फ्लक्स आता है वो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जब चार्ज यहाँ पर है, जब हम इसको एनक्लोज करने के लिए स्क्वायर बनाए, स्क्वायर रखेंगे ना, स्क्वायर रखने पर एक Q बनेगा, ये चार्ज सेंटर पर आ जाएगा, तो ये जो सरफेस है उसका फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बच्चों, एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज प्लेस किए गए, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है, -1 है, या -5 माइक्रोकूलम है, 7 है, 8, ये 6, ये 10, ये 3। तो बच्चों हमें इस क्यूब का टोटल फ्लक्स ही फाइंड आउट करना है। तो वो जब कॉर्नर पे चार्ज होता है, एक कॉर्नर पे जब चार्ज होता है ना, तो हम जानते हैं कि क्यूब का जो फ्लक्स आता है वो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है, जब कॉर्नर पे चार्ज होगा ना, तो क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो करने क्या है कि इन कॉर्नर पे जो चार्ज है ना, इनका जो फ्लक्स इस क्यूब के लिए होगा उसका समी तो करना है। तो जब क्यूब में अलग अलग पोजीशन पर जब चार्ज हो, हर एक चार्ज का जो फ्लक्स उस क्यूब के लिए होगा उसका सम करके आप टोटल फ्लक्स को फाइंड कर सकते हो। तो जैसे इसके कारण इसका फ्लक्स हम लिखेंगे ना Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम सम करेंगे तो समेशन में नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों को माना जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर चार्ज का सम ही तो करना, जितने भी चार्ज कॉर्नर पे का सम कर दिया तो आंसर ये मिल गया हमें। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर दिया। अब इसमें जनरली जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, पाई के टर्म्स में आंसर दिया जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट को हटाना है तो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होता है ना, तो 1 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा 36 पाई × 10⁹। तो 1 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बच्चों हमने रख दिया 36 पाई × 10⁹। तो फाइनल इसमें फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा 135 × 10⁻3। तो बच्चों सिंपल है, क्यूब में जब अलग अलग पोजीशन पे चार्ज हो ना, एक से ज्यादा चार्ज हो, तो आप हर एक चार्ज का जो फ्लक्स होगा क्यूब के लिए उसको चेक कर उसके बाद में उन सबका सम करके आप टोटल फ्लक्स फाइंड कर सकते हो। मान लो, चलो इससे मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ। मान लो कि जैसे इस कॉर्नर पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया सपोज दैट 1 माइक्रोकूलम का। अब हमें इस क्यूब का टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, इसका जो फ्लक्स होगा उसको लिखेंगे Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसका फ्लक्स लिखेंगे, ये चार्ज सेंटर पर है और जब सेंटर पर चार्ज होता है तो क्यूब का फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। बस हम कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। चलो अब इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लक्स में।
देखो एक क्यूबिकल सरफेस है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। बच्चों इस बात का ध्यान रहे, जब कोई भी क्लोज्ड सरफेस जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस क्लोज्ड सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फील्ड लाइंस यहाँ पर एंटर कर रही है, यहाँ से निकल के जा रही है, तो बच्चों इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा ना, इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो इनकमिंग होगा, यहाँ का आउटगोइंग होगा। और हम जानते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है ना। चलो इसको मैं समझाता हूँ कि क्यों होता है। देखो फील्ड इस डायरेक्शन में दिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में बनने वाला एंगल 180 का, और जब एंगल 180 तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो इनकमिंग फ्लक्स बच्चों नेगेटिव होगा, यहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जितना नेगेटिव इतना पॉजिटिव, तो बच्चों टोटल फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। तो ध्यान रखिए, जब कोई भी किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसका टोटल फ्लक्स बच्चों ऑलवेज जीरो होगा। क्वेश्चन वाला आपको गुमराह करेगा, आपको डाइवर्ट करेगा कि आप कैलकुलेशन करें, और यदि आपने कैलकुलेशन किया तो हो सकता है कि आपको आंसर जीरो ना मिले। तो ध्यान रखिए, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और सरफेस यदि क्लोज्ड है, वैल्यूज भी प्रोवाइड करेगा। कुछ मत देखो, डायरेक्ट आंसर टिक करके आ जाओ जीरो। टोटल फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस का बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो ही होता है। अब टोटल फ्लक्स को जीरो मिल गया, बट इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए यदि क्वेश्चन आ जाए कि इनकमिंग फ्लक्स फाइंड आउट करें या आउटगोइंग फ्लक्स फाइंड आउट करें, तो आपको करना है क्या? इनकमिंग आउटगोइंग के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको देगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर सरफेस बनेगा ना, उस परपेंडिकुलर सरफेस का फ्लक्स ही आपको फाइंड करना। वो इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स होगा, इनकमिंग है तो नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स होगा तो पॉजिटिव। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। टोटल फ्लक्स के लिए क्वेश्चन आंसर जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल फ्लक्स के लिए क्वेश्चन आंसर जीरो। बट इनकमिंग और आउटगोइंग फाइंड आउट करना हो तो क्या करें? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, उसका जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन उस ज्योमेट्री में, उस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स फाइंड कर लेना। ए इंटू एरिया से, ये जो एरिया आपको लेना है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा। तो बच्चों ये फ्लक्स के क्वेश्चन थे, पूरे मेन क्वेश्चन पूरे यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इन क्वेश्चन को यदि आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, कर लिया, तो फ्लक्स वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चले बच्चों, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले मेटल स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। बच्चों ये एक मेटल स्फीयर है, इसका रेडियस r है। इसको जब हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो जो गिवन चार्ज होगा वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेटल के लिए एक बात हमें जानते हैं ना कि मेटल चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, चार्ज ऑलवेज उसकी आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों। तो कभी भी मेटल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो आपको ये चेक नहीं करना कि वो सॉलिड है कि होलो है। ऑलवेज जो गिवन चार्ज होगा वो सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक सॉलिड और होलो मेटल स्फीयर में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू k/r² होता है। इसमें जो स्मॉल r है ये बच्चों सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। यदि हम अंदर की बात करें तो मेटल के अंदर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा? जीरो। तो जब भी मेटल स्फीयर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट की पोजीशन जरूर चेक करें कि वो सरफेस के बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अंदर है पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर है तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू k/r² से फाइंड आउट करना। तो एक क्वेश्चन बच्चे इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दो कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल है बच्चों, इसमें रेडियस दोनों का गिवन है a और b। इनर शेल को हमने q चार्ज दिया, आउटर सेल में बच्चों यहाँ पर जो चार्ज है वो -3q के इक्वल है। तो बच्चों इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। इसमें मैंने आपको स्मॉल r का दो वैल्यू प्रोवाइड किया। फर्स्ट वैल्यू में स्मॉल r ग्रेटर देन a लेस देन b, सेकेंड वैल्यू है स्मॉल r ग्रेटर देन b। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें स्मॉल r का वैल्यू a से ज्यादा है और b से कम है। a से ज्यादा b से कम यानी कि पॉइंट बच्चों यहाँ पर आएगा ना, a से ज्यादा b से कम। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये देखो कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल का क्वेश्चन है।
अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़े ऑप्शन होता है सोल्व करने का कि आप गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें। कितने भी कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल आपको दे सकता है, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करें। गॉस थ्योरम में हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसके अंदर टोटल कितना चार्ज कंटेंट इसको चेक करते हैं, और फाइनली ये जो स्टेप होते हैं ना, E इंटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और बच्चों ये जो एरिया हम लेते हैं ना, ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। तो जब भी कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल के केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, सबसे पहले उस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना है। जैसे हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसके बाद इस सरफेस के अंदर का चार्ज भी चेक करेंगे। देखो इस सरफेस के अंदर चार्ज बच्चों केवल क्यू आ रहा है, तो बाहर आ गया ना, तो इस सरफेस के अंदर चार्ज बच्चों यहाँ पर क्यू के इक्वल है। तो इसके बाद जब ये रिलेशन अप्लाई करेंगे तो चार्ज इनसाइड द सरफेस बच्चों की हो जाएगा, एरिया स्फेरिकल सरफेस है तो 4πr², क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस स्मॉल r की इक्वल होगा तो एरिया 4πr², तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा Q/4πε0r²। बच्चों ऐसे कैसे इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व किया जा सकता है। सेकंड पार्ट में जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन बी है, यानी कि जो पॉइंट होगा अब यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन बी है ना, तो जब इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो उसके अंदर का जो टोटल चार्ज है, अभी दोनों चार्ज इस सरफेस के अंदर आ चुके हैं तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q-3Q, तो -2Q आ जाएगा टोटल चार्ज यहाँ पर, और एरिया तो 4πr² होगा। तो इसके बाद E का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड में मैंने माइनस साइन को ड्रॉप कर दिया तो 2Q/4πε0r²। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चों, और ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस वैरायटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज 100 वोल्ट पर मीटर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 8 to 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बच्चों इसमें देखो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोला, इसके लिए मैंने ये नहीं बोला कि ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मीनिंग होता है बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब भी आपको क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दिया जाए तो उसको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मानकर आंसर देना। तो क्वेश्चन है कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। अब जैसे देखो ये एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जो भी चार्ज होगा उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q/r²। एक मेटल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है बच्चों Q/r²। अब डिफरेंस अंदर के लिए आता है, कंडक्टिंग होगा तो अंदर फील्ड 0 होगा, और जब नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से मिलता है Q/r/r³। अब बच्चों इसमें जो स्मॉल r है ये सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो देखिए हमें 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यानी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ये बच्चों सरफेस के बाहर आएगा ना, क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो जब हम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे ना 100, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q/r²। स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में रहने तो कन्वर्ट करने की जरूरत क्योंकि बाद में कट जाएगा। अब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब जब रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बच्चों वो सरफेस के अंदर आएगा, और जब सरफेस के अंदर पॉइंट आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, r2 रख दिया, रेडियस रख दिया। इसके बाद इसमें KQ का वैल्यू यहाँ से जो मिल रहा है ना 100 × 100 ये वैल्यू रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 160 वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों नॉन कंडक्टर में भी ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर फील्ड आपको फाइंड करना है या जिस पॉइंट पर आपको फील्ड दिया जा रहा है वो पॉइंट सरफेस के बाहर है कि अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। बच्चों क्वेश्चन और ले रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आएगा ऐसे कैसे आएगा, जो मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूँ एज सच आपको याद करके जाना। एक नॉन कंडक्टर है बच्चों, इसमें मैंने एक कैविटी बना दिया है,
अब इस केवीटी के अंदर क्वेश्चन में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आंसर टिक करके आ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड केवीटी के अंदर बच्चों यूनिफॉर्म होता है। वैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं बट इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो नॉन कंडक्टर के अंदर जो केवीटी बनाया जाता उस केवीटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो यूनिफॉर्म होता। हाँ, यदि कंडक्टर होता, आपसे बोला जाता है कंडक्टर है, केवीटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इस केवीटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब तक कोई चार्ज नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। बट ये नॉन कंडक्टर है तो केवीटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 2 मेटल शीट है, इन दोनों मेटल शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया सिग्मा और -2 सिग्मा। बच्चों इन दोनों शीट के बीच में पॉइंट ए है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तो याद होगा कि मेटल शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जब वेक्टर है ना तो विदाउट डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के हम रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन देखो आसान है, बट गलती ये होती है कि कुछ बच्चे इसमें डायरेक्शन की ओर जाते नहीं, बिना डायरेक्शन के रिजल्टेंट फाइंड आउट करके आ जाते, जो कि गलत है। तो आपको डायरेक्शन पहले लेना पड़ेगा, बिना डायरेक्शन के रिजल्टेंट नहीं आएगा। अब देखो ये पॉजिटिव, इसके फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब ये नेगेटिव है, इसके फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स। बच्चों दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर दो। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो फील्ड होगा उसमें ऊपर आपको 2 सिग्मा करना अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, गलती नहीं करना, ये जो माइनस साइन हो आपको यहाँ पर ड्रॉप करना, क्योंकि माइनस से डायरेक्शन आ जाता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो माइनस को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चे इसमें मिल जाएगा हमें 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, इनफाइनाइट वायर्स हैं, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, इसकी λ2 है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन बच्चों यहां पर R है, ये मिड पॉइंट है, हमें इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगेन यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले इन दोनों के फील्ड का डायरेक्शन मेंशन करेंगे ना। इसके फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा अवे पॉजिटिव है, इसका भी जाएगा अवे, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक में से दूसरे का फील्ड में माइनस करना। इनफाइनाइट लेंथ वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन r, लेकिन जो r हम लेते हैं ना वो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब जब इसके कारण फील्ड कैलकुलेट करना तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसका जो फील्ड होगा बच्चों 2k λ1 अपॉन में डिस्टेंस कितना r/2 आ जाएगा, माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के फील्ड, इसका जो फील्ड होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा 2k λ2 अपॉन डिस्टेंस कितना r/2। बच्चों इसमें मैं एक क्वेश्चन का आंसर और देता हूँ। 2 इनफाइनाइट लेंथ के बारे हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन आ रहा है, ये वाला इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि किसी एक वायर के यूनिट लेंथ पर फोर्स फाइंड आउट करें। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर, और इसका रिजल्ट तो याद कर लेना, और ये रिजल्ट होता है 2k λ1 λ2 अपॉन r। याद करके जाना इस रिजल्ट को कि किसी एक वायर में यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगा उसका वैल्यू आता है 2k λ1 λ2 अपॉन r।